Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video I will discuss few MCQs based on business environment. So students, इस वीडियो सीरीज में हम डेली 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड एज यू ऑल नो दैट दिस सीरीज इज अ वन टॉपिक वन वीक MCQ सीरीज ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट. सो इस पूरे वीक हम बिजनेस एनवायरनमेंट बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इज दैट कि इस सीरीज में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो MCOM एस्पायरेंट्स के लिए भी यूजफुल हैं. अब बहुत कम दिन बचे हैं MCOM एस्पायरेंट्स के लिए, आई थिंक काउंटिंग के 2-3 दिन बचे होंगे. सो बिजनेस एनवायरनमेंट से MCOM एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो MCOM एस्पायरेंट्स है ना वो चाहे तो नोट्स बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इन MCQs को. एंड हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन सिर्फ MCOM स्टूडेंट्स के लिए है. बस वो क्वेश्चन जो है ना वो BCom एस्पायरेंट्स अटेम्प्ट ना करें. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर यूजफुल टू एवरीवन, आप सभी के लिए हैं. एंड स्टूडेंट्स, अब बहुत कम दिन बचे हैं आप सभी के एग्जाम्स में, BCom वाले स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स में बहुत ही काउंटेड जो है डेज बचे हैं. सो इसीलिए मेरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करने पे है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी तरह से हो जाए. एंड स्टूडेंट्स, एज आई स्ट्राइव टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस, आई विल बी श्योरली कवरिंग मोर सच टॉपिक्स. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब yet, सब्सक्राइब राइट अवे. एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जस्ट ड्रॉप them in the comment box. I'll surely address your concern. And just to remind, through my channel I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. सो स्टूडेंट्स, पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 60 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. ये आज इस सीरीज का पार्ट 5 है. यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 61 जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है. हु वाज द फर्स्ट हु आर्ग्यूड दैट द पर्पस ऑफ बिजनेस वाज टू मेक प्रॉफिट. सो आपको ये बताना है कि हु वाज दैट फर्स्ट पर्सन हु आर्ग्यूड अपॉन दैट कि जो बिजनेस का मेन पर्पस होता है इट वाज टू मेक प्रॉफिट. सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको स्टूडेंट्स. ए सेज मिल्टन फ्राइडमैन, B says Margaret Thatcher, C says Elian Stemberg या D जॉन क्रेन. तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये है ए मिल्टन फ्राइडमैन. ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम आर्ग्यू किया था इस बात पे कि जो बिजनेस का मेन पर्पस होता है इट इज़ टू मेक प्रॉफिट. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए और इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में. नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 62 इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी हेडिंग्स आर देयर इन अवीवाज ग्रुप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी. तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ MCOM एस्पायरेंट्स ही अटेम्प्ट करें, BCom वाले इसे ना अटेम्प्ट करें BCom एस्पायरेंट्स, क्योंकि जब आप BCom थर्ड ईयर में होते हैं, लास्ट ईयर में बेसिकली, वहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर में इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. अवीवा ग्रुप के बारे में भी वही मेंशन है. तो MCOM स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. इस तरह के क्वेश्चन से स्टूडेंट्स हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ आपसे बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी हेडिंग्स आर देयर इन अवीवास ग्रुप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी. सो इस पॉलिसी को कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड जो है कर रखा है, कितनी हेडिंग्स है बेसिकली. यहाँ पे 8 हेडिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B 8, इसे मार्क कर लीजिए. 8 हेडिंग्स होती हैं अवीवा ग्रुप की, जो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो पॉलिसी है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 63. या आप सभी के लिए है, BCom एंड MCOM एस्पायरेंट्स दोनों के लिए ही. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि CSR इज. सो CSR का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट बताना है. तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें पढ़ लेते हैं वन बाय वन, फिर हमें शायद ज़्यादा क्लियर हो. ठीक है, तो ए ऑप्शन में है कि द सेम एज बिजनेस एथिक्स, यानी कि CSR जो कंसेप्ट होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज सेम एज बिजनेस एथिक्स. ठीक है, B सेज अ थ्योरी अबाउट एथिक्स. तो ये CSR क्या है, थ्योरी है एथिक्स के बारे में. C says it is the integration of social and environmental concern in the daily business of the firm. And D says it is the title of a government committee. सो स्टूडेंट्स, आप बताइए कि CSR के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो इसमें से कौन सा है. देखिए, बिजनेस एथिक्स से सिमिलर नहीं होता है कभी भी, सेम या सिमिलर नहीं कह सकते आप जो है CSR और बिजनेस एथिक्स को. ठीक है, ये थ्योरी भी एथिक्स के बारे में नहीं है, तो ए और बी तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर लीजिए. एंड किसी भी गवर्नमेंट कमेटी का हेडिंग या टाइटल ये नहीं है. ठीक है, तो ये आपका C ऑप्शन एकदम करेक्ट है. इसके लिए CSR के बारे में आप बता सकते हैं दैट CSR इज द इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन द डेली बिजनेस ऑफ द फर्म. सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर C, ये करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर
64 इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज द फोकस ऑफ द नाइकी केस। तो नाइकी केस का फोकस क्या था? अगेन ये एक केस स्टडी से रिलेटेड है, एमकॉम एस्पायरेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा ये क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स, द क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स फुटवेयर, बी सेज द कंट्रोल ऑफ ब्रांडिंग, सी सेज मॉनिटरिंग द कंडीशंस एंड राइट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन, डी सेज द एथिक्स ऑफ स्पॉन्सरशिप। सो यहाँ पे आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ये है सी, मॉनिटरिंग द कंडीशंस एंड राइट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन। तो नाइकी केस का जो फोकस था किस चीज़ पे था? ये अबाउट मॉनिटरिंग द कंडीशंस एंड द राइट ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन। ये एक बहुत ही फेमस केस था स्टूडेंट्स। आप सबने जो एमकॉम एस्पायरेंट्स आई होप आपने बीकॉम के लास्ट जो है ईयर में इसको भी पढ़ा होगा। इस तरह की केस स्टडीज़ बहुत सारी जो है हमें पढ़ने के लिए दी गई थी। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके सिलेबस में चीज़ें मेंशन नहीं हैं, बट आप इस तरह की चीज़ों को स्टूडेंट्स ढूंढ के पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इस तरह के मैं बता रही हूँ आपको, अगर वो आपके सिलेबस में नहीं भी थे तो आप अभी तुरंत इसे गूगल करके थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर ले लेंगे और मे बी इससे अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 65 इसमें पूछ The Globally Responsible Leadership Initiative GRLI was partly founded by। so आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कि GRLI को जो है it was partly founded by whom। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। A says it's Enron, B says the UN Global Compact, C says the WHO या D says Robert Maxwell। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ये है B, UN ग्लोबल जो है कॉम्पैक्ट। तो इसके बारे में आप और चीज़ें पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी अगर डिटेल दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ओवरऑल आपको नहीं अभी एक्सप्लेन कर सकती। अलग से ये अगर एक्सप्लेन करने वाला वीडियो होता तो बात अलग होती, मैं सारी चीज़ें आपको बता भी देती। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी आपको अभी इस क्वेश्चन में जो भी मेंशन है उसको आप जो है सर्च कर सकते हैं साइड बाय साइड। और एक और तरीका मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन है एनरॉन, इसके बारे में अगर और आप जो है और जानना चाहें तो आप उसे भी गूगल करके तुरंत जो है सर्च कर लीजिए साइड बाय साइड, और अगर आपको लगे इम्पॉर्टेंट तो उसे आप अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखें कभी किसी भी पेपर का, जैसे एमकॉम एस्पायरेंट्स हैं आप अपने एमकॉम के पेपर्स को देख सकते हैं, बीकॉम वाले अपने बीकॉम के पेपर्स को देखिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको लगे ऐसे कि जो आपको अटेम्प्ट करने में जो है डिफ़िकल्टी हो रही थी, आप पहले उन्हें खुद अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद उनके आंसर्स ढूंढिए। अगर आपको इस तरह के किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी समझ में आए तो आप उसके बचे हुए ऑप्शंस को भी जो है गूगल किया कीजिए स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है, सेम कंसेप्ट को लेके आपका जो है ना नॉलेज इन्हांस हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम दिन अब आपके बचे हैं, तो आप अब अगर किसी टॉपिक को जिसको अभी तक आप कंप्लीटली कवर नहीं कर पाए उस टॉपिक के सिलेबस को, तो अब आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पढ़ने में तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं कि आप सिर्फ लास्ट ईयर पेपर्स को जो है रेफ़र करते जाएँ, और एक जो लास्ट हर एक चैप्टर के साथ जो समरी की तरह होता है ना, समरीज पढ़िए, उससे भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट जो है बिल्डअप हो जाता है। ये भी आपको हेल्प करेगा। एंड ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है कि व्हाट इज ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट। सो ये ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट क्या होता है? ये ऑडिटिंग का टाइप है स्टूडेंट्स, ये बीकॉम एंड एमकॉम दोनों ही एस्पायरेंट्स के लिए यूजफुल होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बॉटम लाइन ऑडिट के बारे में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, एंड वी हैव ऑप्शंस कि ए सेज अ सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट, बी सेज एन ऑडिट ऑफ 3 मेजर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ अ बिजनेस, C says an audit by the physical health of employees, D says an audit of all the sporting resources of the enterprise। so यहाँ पे आपका जो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ना स्टूडेंट्स, ये है सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो ये जो तीनों ही ऑडिट्स को मिलाया के अगर ऑडिट किया जाता है तो ये बनता है आपका ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डज द PPP और P3 इनिशिएटिव रिफर्स टू। सो ये जो P3 इनिशिएटिव है ये किसे रेफ़र करता है स्टूडेंट्स? यहाँ आपको बेसिकली जो है ये 3 P's पता होने चाहिए, तो आप तुरंत इसे जो है आंसर कर लेते। एंड यहाँ पे हमारे पास वैसे ऑप्शन में रीड आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो ए सेज पब्लिक पॉलिसी पेपर्स, बी सेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सी सेज पब्लिक प्राइवेट प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन, या डी सेज पर्सनल प्रोडक्शन प्रपोजल। सो यहाँ पे अभी तक आई थिंक आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा, ये है बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ये जो P3 का कंसेप्ट है या इनिशिएटिव है, ये इसी को रेफ़र करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जहाँ पर भी होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डज द PFI इनिशिएटिव रिफर्स टू। सो जो PFI इनिशिएटिव है ये
किस चीज़ को रेफ़र करता है, या फिर फ़िलहाल यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स जो मेंशन है इसी तरह आपको आंसर भी करना है इसके लिए, ठीक है। तो PFI जो इनिशिएटिव है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ए सेज प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, बी सेज प्राइवेट फिस्कल इनिशिएटिव, सी सेज पब्लिक फाइनेंशियल इनिशिएटिव, या डी सेज प्राइवेट फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपका जो PFI होता है ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव को रेफ़र कर रहा होता है। तो अगर आप PFI कहीं नेक्स्ट टाइम देखें तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछ रहा है कि द टर्म लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिफर्स टू। सो अगर कभी ऐसा आप कहीं पे फ्रेज पढ़ें लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, बेसिकली यही पूछ रहा है आपसे। तो ए सेज द नीड to delay industrialization because of its threats to environment. B says the problem faced by many developing countries as they seek to catch up to the levels of development of richer countries. C, the belief that it is too late for many countries to industrialize. And D, that we are how entering a post-industrialized world. ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये है बिलीव दैट इट इज़ टू लेट फॉर मेनी कंट्रीज टू इंडस्ट्रियलाइज। सो यहाँ पे आपका जो लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका यही मतलब होता है दैट फॉर मेनी कंट्रीज इट इज़ टू लेट टू इंडस्ट्रियलाइज देमसेल्व्स। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज रिगार्डेड एज हैविंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। सो स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिनको जो है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को की जो उन्होंने डेवलपमेंट की है इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है या रिगार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए सेज एडम स्मिथ, बी सेज डेविड रिकार्डो, सी सेज जोसेफ स्टिग्लिट्ज, या डी सेज अमर्त्य सेन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये है डेविड रिकार्डो। रिकार्डियन थ्योरीज बहुत सारी हैं, रेंट थ्योरीज भी, रेंट की जो थ्योरी है वो भी रिकार्डो ने ही दी थी। डेविड रिकार्डो की और भी कई थ्योरीज जो है इकोनॉमिस्ट में बहुत फेमस हैं, बट कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी किसने दी थी, ये भी डेविड रिकार्डो की ही है, इसे याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। सो ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए सेज अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, बी सेज लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, सी सेज लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, या डी सेज ग्लोबल वार्मिंग। सो यहाँ पे आपका ग्लोबलाइजेशन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है वो है अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। सी ग्लोबलाइजेशन से इंटरडिपेंडेंस ना कंट्रीज़ की आपस में बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट भी सही है एंड इंटीग्रेटेड भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरह से डिफाइन कर रही हैं, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर ऑफ इन इमिग्रेशन। ठीक है, तो इमिग्रेशन में कौन सा इसमें से एक पुल फैक्टर की तरह काम करता है। ए सेज पॉलिटिकल ऑपरेशन, बी सेज जॉब अपॉर्चुनिटी, सी सेज फूड शॉर्टेज, या डी सेज वॉर। सो देखिए पुल फैक्टर की तरह हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी जो है हमें फॉरेन लैंड्स में मिलती हैं वो दैट क्रिएट्स अ पुल फैक्टर इन इमिग्रेशन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन। सो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट नहीं करता, आपको ये बताना है। A says improvements in communication, B says barriers to trade and investment, C says immigration control, या D says removal of control on movements of capital across borders। So students अभी तक आपने फिगर आउट कर लिया होगा ऑप्शंस पढ़ने के साथ ही। यहाँ पे जो barriers to trade and investment है ये जो है आपका कभी भी फैसिलिटेट नहीं करेगा ग्लोबलाइजेशन को किसी भी तरह का। तो यहाँ ऑप्शन पढ़ते ही आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही क्लियर हो जाता है यहाँ पे सिर्फ पढ़ लेने से ऑप्शंस को कि कोई भी जो बैरियर होता है वो कभी भी किसी चीज़ को फैसिलिटेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेराइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो इसमें से जितने भी ऑप्शन है इसमें से पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट अ डेराइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शन हैं, A says the fragmentation of consumer taste between countries, B says the competitive process, C says the needs to gain economies of scale, या D says none of these। तो यहाँ पे आपका जो A ऑप्शन है ये करेक्ट है स्टूडेंट्स। The fragmentation of consumer taste between countries, this is not a deriver of globalization, the rest are of course the deriver of globalization। so हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है A, the fragmentation of consumer taste between countries। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज।
सो ग्लोबलाइजेशन फर्म्स के लिए बेनिफिशियल क्यों है? यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है कि इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, बी सेज इट cushions them from the effect of events in the other countries, C says it opens up new market opportunities, या D says it increases the risk and uncertainty of operating in globalizing world economy. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से बेनिफिट वाला ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे जो डी है इसको तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई किसी भी फर्म के लिए रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ का बढ़ना ये बेनिफिशियल तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और फॉरेन कॉम्पिटिशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, इनफैक्ट बढ़ भी जाता है फॉरेन कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी फॉरेन कॉम्पिटिशन, तो ए भी आप एलिमिनेट कर लीजिए बड़े आराम से। हाँ, एक जो बेनिफिट की तरह दिख रहा है किसी ऑप्शन में से, तो वो है सी, इट ओपन्स अप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे से आप मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज इट ओपन्स अप अ न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। सो यहाँ पे आपका जो ये सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। And this is all for today. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box, and stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.